गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर लखनऊ से ही, जहां पर बीजेपी सांसद के बेटे को गोली मारी गई है। सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारी गई है। 30 साल का आयुष ट्रॉमा सेंटर में इस वक्त भर्ती है। लखनऊ के मंडियाव थाना क्षेत्र के छठा मील इलाके की वारदात है। वारदात को अंजाम देकर बाइक सवार वहां से फरार हो गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि सांसद के बेटे की लाइसेंसी पिस्टल से ही चली है गोली। किसी करीबी पर गोली चलाने का शक जताया जा रहा है। सांसद पुत्र आयुष के साले आदर्श से भी अब इसको लेकर पूछताछ हो रही है। तो एक बड़ी खबर है, बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग हुई है। मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी। हालत की बात करें, कैसी हालत है? हालत ठीक है, कोई चिंता नहीं। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रॉमा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी के बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। ऋषभ मणि, एक बहुत बड़ी घटना, कब की है ये घटना और शुरुआती जांच में पुलिस क्या बता पा रही है? ये देर रात 1 बजे की घटना बताई जा रही है। सांसद कौशल किशोर हैं, लखनऊ के मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से। उनका बेटा है 30 वर्षीय आयुष। बताया जा रहा है कि करीब 6-7 महीने पहले उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। उसके बाद से ही वो अपने पिता से अलग रह रहा था मड़ियाव इलाके में। जो घटना बताई जा रही है उसके मुताबिक उसको कुछ बदमाशों ने गोली मारी थी। उसके रिब्स को छूते हुए ये गोली निकली। उसको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया था। पुलिस जब मामले की पड़ताल में लगी तो अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सांसद पुत्र की लाइसेंसी पिस्टल से ही ये गोली चली थी। पिस्टल पुलिस के कब्जे में है। पुलिस की जो शुरुआती जांच है उससे इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि लाइसेंसी पिस्टल से ही गोली चली थी। घटना के वक्त आयुष जो सांसद पुत्र है उसका साला आदर्श उसके साथ था। तो फिलहाल पुलिस आदर्श से भी पूछताछ कर रही है और जो सूत्र हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि गोली जो भी चली है उसमें कोई पारिवारिक एंगल है, कोई पारिवारिक विवाद हो सकता है। और सांसद पुत्र को जानकारी है किसने मारी है, कैसे मारी है। और ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल खतरे से बाहर है आयुष। और आयुष ने ये लिख कर भी दे दिया है कि वो अब अस्पताल में भर्ती रहना नहीं चाहते हैं, वो घर जाना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि वो खतरे से तो बाहर है लेकिन फिलहाल कमजोरी है, इसलिए उनको कुछ देर अस्पताल में ही रहना होगा। पुलिस के सोर्सेज कह रहे हैं कुछ देर में ही पूरी घटना का खुलासा हो जाएगा। ये किसी भी तरह से अपराध या कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। नीलू, चलिए ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी इस पर जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। तो सांसद के पुत्र को गोली मारी गई है, हालांकि वो खतरे से बाहर है और अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और हाथरस कांड का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अब तक फरार है। गौरव शर्मा पर साथियों संग लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या का आरोप है। 4 नामजद और 2 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। ललित शर्मा नाम का एक आरोपी गिरफ्तार है। न्यूज 18 के जरिए पीड़िता के इंसाफ की गुहार है। कहा पापा के कातिलों को सजा मिले। पीड़िता कह रही है कि छेड़छाड़ मामले पर शिकायत करने से नाराज था आरोपी। पुलिस का बयान कि पुरानी रंजिश के चलते लड़की के पिता की हत्या की गई। वहीं सीएम योगी ने आरोपियों को एनएसए लगाने के अब आदेश भी दे दिए हैं। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेटी ने इंसाफ की गुहार लगाई है सरकार से। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी था, जो फरार था, वो एक गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी कहा यह जा रहा है कि जो 2-3 लोग और हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं कल हमने देखा कि पहले तो पिता के अंतिम संस्कार से परिवार इनकार कर रहा था, लेकिन बाद में प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद पिता का अंतिम संस्कार हुआ। तो 3 तस्वीरें हाथरस की, जिस तरह से किसान की हत्या की गई, एक पिता की हत्या की गई।
हाथरस का पीड़ित परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। पीड़ित परिवार की बेटी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि अभी तक पुलिस जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। बस मैं यही चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरे पापा को गोली मारी है उनको गोली मारनी चाहिए। बस मैं उनकी मौत चाहती हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए बस। जैसे मेरे पापा को मारा, मुझे उन लोगों को वैसे ही देखना है। ये सब जो कल हुआ, क्या अचानक हुआ कि वो पूरी प्लानिंग से आप लोग, क्योंकि आप लोग तो वो उसकी पूरी प्लानिंग थी, हमारी कुछ नहीं थी। वो 7-8 दिन से इस गांव में रुक रहा था अपनी बीवी बच्चों को लेके, साथ में पूरी फैमिली को लेके। तो इसकी बीवी और इसकी मौसी का लड़का हमें माता पे मिले थे। हम माता पे पूजा करने गए थे, तो ये लोग हमें देख के वहीं पे रुक गए थे। उसके बाद उन्होंने गाली गलौज कमेंटबाजी करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं और मेरी सिस्टर फिर वहाँ से आ गए, माता को जल चढ़ा के। मैं कहा जल चढ़ा के यहाँ से चलते हैं। फिर हम अपने ट्यूबवेल पे आके बैठ गए। वहाँ पापा आलू की खुदाई करवा रहे थे। फिर ये ट्यूबवेल पे भी आके, रास्ता वहीं से है ट्यूबवेल पे होके हमारे गांव की साइड होके, तो वहाँ पे आगे भी ये डायलॉगबाजी ने स्टार्ट कर दी, इसकी मौसी ने और इसकी वाइफ ने और इसके मौसी के लड़के ने। तो फिर वहाँ पे मैंने इससे सिर्फ इतना बोला, मैं क्या लिमिट में रहे, थोड़ा तमीज़ में। तो फिर इसने सिर पे मेरे ऊपर इसकी मौसी चढ़ने लगी, तू तमीज़ में रही, ये कर वो कर, बदतमीज़ ये वो, गाली देने लगी मेरी मम्मी को, मुझे ये सब। तो ये सब देख के फिर पापा आ गए। पापा ने हमें हमारे खेतों पे आते हो, हमें ही धमकी देते हो, यहाँ से निकल जाओ, ये वो करके पापा ने। तो पापा को धमकी दे गई, तो ये शाम तक मरवा दूंगी। इसकी बीवी बोल रही थी 10 मिनट में मरवा दूंगी, 10 मिनट में आ रहा है। और वो जो निखिल है वो उसने फ़ोन कर दिया उस पर, और उसने फ़ोन कर दिया, वो कह रहा था कि 10 मिनट, बस 10 मिनट। पापा को धमकी दे के फिर ये लोग चले गए। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए, तो इसके पास पापा के पास फ़ोन आया था उसी गौरव का। तो पापा से बोल रहा था कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, अलीगढ़ हूँ, और मैं ये कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पापा और वहीं हाथरस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने किसान की हत्या के बहाने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। वहीं हाथरस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने किसान की हत्या के बहाने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। एक बार फिर हाथरस में एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है। उसके पिताजी जाके FIR करा देते हैं, तो आरोपी को इतनी गुस्सा आ जाती है कि आरोपी उस बच्ची के पिताजी को गोली मार के हत्या कर देता है। उसको पुलिस का कोई खौफ नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं, सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। वहीं बीजेपी महामंत्री सुब्रत पाठक ने कहा है कि आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है, इसीलिए सीएम योगी की लाल टोपी वाले गुंडे वाली बात एक बार फिर सच साबित हुई। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है। और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। गौरव नाम का यह नेता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सदन में कहा था कि लाल टोपी की, जिस प्रकार से टोपी पहनकर एक पहचान बन गई है कि गुंडा आ गया, आज ये सब चरित्रार्थ हो रहा है। हाथरस कांड के बहाने सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। और लखनऊ से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर देर रात 10 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। इसमें 4 मंडलों के कमिश्नर, 6 जिलों के DM बदले गए हैं। आंजनेय कुमार सिंह कमिश्नर मुरादाबाद बनाए गए हैं। सुरेंद्र सिंह कमिश्नर मेरठ बनाए गए हैं। संजय गोयल कमिश्नर प्रयागराज बनाए गए हैं। वहीं R रमेश कुमार कमिश्नर बरेली बनाए गए हैं। दीपा रंजन DM बदायूं बनी है। इसके अलावा रविंद्र मंदार DM रामपुर बनाए गए हैं। वहीं सौम्या अग्रवाल DM बस्ती बनाई गई है। आशुतोष निरंजन DM देवरिया और जितेंद्र कुमार सिंह DM कानपुर देहात नियुक्त किए गए हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, एक साथ 10 के तबादले हुए हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? ये रेगुलर रूटीन के तहत है? देखिए, बिल्कुल नीलू, 1 दर्जन से अधिक IAS अफसरों का तबादला हुआ, जिसमें 6 जिले के DM और 4 मंडलों के कमिश्नर बदले गए हैं। तो निश्चित तौर पर कई सारी जो रिपोर्ट आ रही थी, आपने देखा था कि 1076 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, उसको लेकर मुख्यमंत्री कई जगह नाराज थे। लेकिन इस ट्रांसफर लिस्ट में सीधे तौर पर ये जो बात सामने आई है कि कई सारे लोगों का जो प्रमोशन हुआ था। अगर आप बात करें तो आंजनेय कुमार सिंह जो DM रामपुर थे, जो आजम खान के ऊपर कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा में थे, तो उन्हें कमिश्नर मुरादाबाद बनाया गया है। रविंद्र मंदर को DM रामपुर बनाया गया है। प्रयागराज का कमिश्नर संजय गोयल को बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह को कमिश्नर मेरठ बनाया गया है, जो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव थे। इसके अलावा सुभ्रांत शुक्ला
जो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव थे उन्हें भी जिलाधिकारी बनाया गया है चित्रकूट का। तो निश्चित तौर पर ये ट्रांसफर कुछ ट्रांसफर शिकायत पर भी है और कुछ रूटीन में, और अभी आगे भी कई सारे जिलाधिकारियों के तबादले देखने को मिलेंगे। ठीक है अजीत सिंह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बरेली से खबर लेते हैं। यहाँ के शीशगढ़ थाने में खड़ी बाइकों में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते सभी 9 बाइक जलकर राख हो गई। वहीं आग पर काबू पाने के लिए पुलिसकर्मियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल बाइक में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से थाने में खड़ी थी और करीब 9 ऐसी बाइक है जो इस आग की चपेट में आई और पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे बड़ी मशक्कत के साथ उन्होंने इस आग पर काबू पाया। और सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने के मामले में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर यह सुनवाई होनी है जिसमें मुख्तार अंसारी को वापस सौंपने की मांग की गई है। 2019 में पंजाब लाया गया था मुख्तार को, धमकी के केस की सुनवाई के लिए लाया गया था। तब से पंजाब सरकार ने मुख्तार को वापस नहीं भेजा और हर बार बीमारी का हवाला दिया गया। दरअसल मंगलवार को ही मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दूसरे मामलों में व्यस्त होने के कारण सुनवाई टल गई थी। मामले को लेकर पंजाब और यूपी सरकार आमने सामने हैं। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गंभीर मामले दर्ज हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ ट्रायल चलाना बेहद जरूरी है और इसीलिए मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताया गया था कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ऐसे में वो यात्रा नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन योगी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। थाने तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन जो थाना आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये थाना आम थानों से थोड़ा अलग है। इसकी तस्वीर भी औरों से थोड़ी जुदा है। ऐसा क्या कुछ है खास इस थाने में, आइए आपको दिखाते हैं। चमचमाते शीशों से बनी ये इमारत आपको किसी शोरूम का एहसास करा रही होगी। आपको लग रहा होगा जैसे आप किसी शोरूम या मॉल में दाखिल हो गए हैं, लेकिन जब आप इस इमारत में दाखिल होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई मॉल या शोरूम नहीं है बल्कि एक पुलिस थाना है। आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं मेरठ के टीपी नगर पुलिस थाने की। इस थाने का ऐसा कायाकल्प हुआ है कि अब ये थाना तो लगता ही नहीं। ये साफ सफाई ये तो सब सौजन्य से बनवाया गया है थाना, और अब आ गई। थाने में काम करके कैसा लगता है? बढ़िया महसूस होता है, एकदम साफ स्वच्छ पूरा शुद्ध थाना है, अलग ही थाना है एकदम। जी पारदर्शिता काम में भी है और फरियादी लोग आ रहे हैं उनके लिए महिला हेल्प डेस्क भी है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको, आगे जो आते हैं बताते हैं बहुत अच्छा था। इस पुलिस थाने में जब आप दाखिल होंगे तो आपको शानदार फर्नीचर नजर आएगा। इसके अलावा चमकते सीसीटीवी कैमरे, साफ सफाई देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में हो। देखिए, जहाँ तक इस थाने का सवाल ही नहीं, जहाँ जहाँ विजय गुप्ता जी गए हैं, हमारे यहाँ दिल्ली गेट में भी गए थे, तब ये गए तो दिल्ली गेट का सुधार इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। वहाँ से सदर गए, सदर का सुधार किया। आज यहाँ इत्तेफाक से मैं इनसे मिलने आया था, मैंने देखा, घुसने के बाद तो मैं ये समझा शायद कोई शोरूम बन गया थाने में, तब अंदर आया तो पता चला ये ऑफिस है। आमतौर पर किसी थाने के मुंशी की तस्वीर लोगों के जहन में एक पुराना रजिस्टर लिए शख्स की होती है, लेकिन इस थाने के मुंशी चमचमाती कुर्सी पर बैठे नजर आए और रजिस्टर भी बाकायदा अलमारी में सजा कर रखे गए। और आज देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा, जहां पर क्षेत्र के दिग्गजों के साथ होगी सिर्फ आपकी बात, दोपहर 2 बजे से लगातार। ऐसे ही फिर सजेगा यूपी का सबसे बड़ा मंच। सबसे बड़े मंच पर फिर जुटेंगे सबसे बड़े दिग्गज, जहां होगी सबसे बड़ी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने की बात होगी प्रदेश की, बात होगी राजनीति की, आपके सवाल होंगे, चर्चा करेंगे आपकी उम्मीदों की।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से होगी संस्कृति और विकास की बात। निवेशकों की मन की बात कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बताएंगे। न्यूज 18 के मंच पर चर्चा होगी खुलकर। आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश कैसे चुनौतियों को बना रहा है अवसर। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल और फिल्मी हस्तियां होंगी एक साथ। इस मंच पर विपक्ष की तरफ से भी होंगी बड़ी हस्तियां। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से होगी विधानसभा चुनावों की बात। हम पूछेंगे इस बार साइकिल की सवारी किस पर भारी। बदलती सियासत पर बीजेपी के गौरव भाटिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद रखेंगे अपनी बात। सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी बहस में हम बीजेपी के शलभ मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया और कांग्रेस नेता प्रदीप आदित्य जैन से पूछेंगे कि किस में कितना है दम। समाज में समुदाय के बीच बंटवारा पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए राइजिंग उत्तर प्रदेश के मंच पर होंगे मंत्री मोहसिन रजा, सोमैया राणा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और खालिद रशीद फिरंगी महली। यहाँ सुरों का संगम भी होगा। मालिनी अवस्थी और मनोज मुंतसी छेड़ेंगे ताल, तो मनोज तिवारी के साथ रंग बनारसिया का रंग भी देखेंगे। तो बॉलीवुड के अभिजीत भट्टाचार्य से पूछेंगे कितना सा ख्वाब है। तो एक बार फिर आप हो जाइए तैयार, क्योंकि ये सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा मंच है, जहां जरूरी मुद्दों पर होगा मंथन और तैयार होगी यूपी के समग्र विकास की रूपरेखा। राइजिंग यूपी 2021 देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।